आज के मुख्य समाचार। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना। नारला में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने के लिए निर्देश जारी। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। स्कूल के बच्चों की विधानसभा में भागीदारी पर दी गई प्रतिक्रिया। राजीव बिंदल ने एम्स के मुद्दों पर दी प्रतिक्रिया। ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पटवारी और कानूनगों की हड़ताल पर दी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू झूठ बोलने के बजाय अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अपने फैसलों पर और कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी की कमी दिखा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सुक्खू से आग्रह किया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझे और सत्ता के प्रति अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाए, बजाय इसके कि वे झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रही है। इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि 1.5 घंटे के अभिभाषण में जो कुछ भी राज्यपाल महोदय जी से बुलवाया गया है उसमें तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। और वर्तमान सरकार को एक तो ये हर रोज की रोजमर्रा की एक आदत बन गई है कि यहाँ झूठ बोलिए, गुमराह करिए, कौन पूछता है। और आज भी सदन के अंदर जब हम तथ्य पर बात कर रहे थे तो बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। अगर सत्य होता तो आज मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो 23 लाख पॉपुलेशन जो महिलाएं जो कवर होनी थी उनकी उस गारंटी के तहत उनकी ओर से प्रश्न खड़ा नहीं होता। आप कहीं भी पूरे हिमाचल प्रदेश में पूछिए, आप मीडिया है, मीडिया एक स्वतंत्र एजेंसी है, आप स्वतंत्र होकर के जानकारी हासिल करिए। और उस गारंटी को वो पूरा कर लिया है ऐसा मान करके चल रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं और उसमें डॉक्यूमेंट में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में इस बात के लिए बोल रहे हैं कि हमने वो गारंटी पूरी कर दी। गोबर की गारंटी को लेकर के क्या ये सच्चाई है, क्या वो पूरी कर ली? दूध की गारंटी का जिक्र किया कि हमने पूरी कर ली, क्या पूरी कर ली? इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी बोला है कि खुलेआम जो है, सरेआम जिसको कह सकते हैं, झूठ बोल करके बार बार ये आदत बन गई वर्तमान सरकार की कि यहाँ कोई पूछता नहीं है और यहाँ कोई सत्य बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आप सबके माध्यम से इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहूँ, जो भी बोला है वो उसमें तथ्य नहीं है, वो झूठ बोला गया है। आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं वो बिल्कुल तथ्य पर नहीं है, वो हकीकत नहीं है और झूठ बोला गया है। कि अधिकारियों के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अब उनको संभल जाना चाहिए। अब उनके हाथ में रही नहीं है चीजें मतलब, यानी कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको इस सरकार के कार्यकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला अगर कैरियर उनका है, भविष्य है, तो उनको ठीक काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। झूठे तथ्य पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। और ये आंकड़े जिस प्रकार से झूठ बोल करके प्रस्तुत करने के लिए उनके लिए आंकड़े बनेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमको भी मालूम है अच्छी तरह से सारे अधिकारी, सब अधिकारी जितने भी हैं, कौन कौन इस प्रकार से जो है झूठ बोल करके आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय दरन स्थित नारला में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कल्याण चंद मंडोत्रा ने शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम, सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके उपरांत विद्यार्थियों ने गजल, लोकगीत, नृत्य और समूह गान जैसी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि ठाकुर कौल सिंह ने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव साझा करते हुए एनसीसी में
वरिष्ठ अंडर ऑफिसर के रूप में अपनी भूमिका, गणतंत्र दिवस परेड तथा अन्य शिविरों में भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने सरकार द्वारा संस्थानों को और अधिक उत्कृष्ट बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए घोषणा की कि अगले सत्र से महाविद्यालयों में एमए हिंदी और राजनीतिक विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी, जिसकी आधिकारिक घोषणा वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री से पधर में करवाएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए महाविद्यालय के लिए 25,000 की धनराशि प्रदान की गई। बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश को बनाने में हुआ है। लेकिन धर्म अनुसूचित आप जानते हैं, जब जब यहाँ आए, जब मैंने 5 करोड़ मांगा 5 करोड़ दिया, 10 करोड़ मांगा सबको के लिए 10 करोड़ दिया, जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगे उतने सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिए। आपका आज तक बेटा है पटवारी बैठा था और काम को हमारा काम हुआ में बैठा था। अभी कोर्ट में जज हफ्ते 10 दिन के लिए आते हैं, कोशिश करेंगे कि चीज से निकल के कोशिश करूंगा। मैं बाहर में गया था, अभी इनको विश्वास आया था कि हम चाहते हैं कि कम से कम 15 दिन जज जो है आए, बैठे और केसों का निपटारा करें। और मैं भी चाहता हूँ जिनमें मेरे को कुछ केसेस पेंडिंग पड़े हुए तो ये आने चाहिए। इसलिए जहाँ तक एजुकेशन की बात है, आप जानते हैं पहली बार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग की तारीफ की है। केंद्र सरकार ने आचार्य मिश्र ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के स्तर को सुधारने में पूरे देश में नंबर 1 पे चला है। इसके लिए शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक तौर पर ड्रेस कोड लागू किया गया है। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से सभी स्कूलों के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के कुछ स्कूलों ने पहले ही अपने स्तर पर शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय किया था। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस निर्णय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षक एक रोल मॉडल होते हैं। शिक्षक का पहनावा और व्यवहार बच्चों पर गहरा असर डालता है। शिक्षकों का अच्छा अनुशासन और पेशेवर ड्रेस कोड विद्यार्थियों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को शिक्षा के स्तर और वातावरण के अनुसार उपयुक्त और शालीन कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। जिन स्कूलों में पहले से ड्रेस कोड लागू किया गया था, वहां इसे लेकर सकारात्मक बदलाव देखा गया है और बच्चों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। यह कदम छात्रों और शिक्षकों के बीच एक अच्छा अनुशासन और सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू होने से स्कूली माहौल में और भी सुधार होने की संभावना है। योजना के तहत शिक्षकों के लिए फॉर्मल ड्रेस और शिक्षिकाओं के लिए साड़ी और साधारण सूट सलवार का ड्रेस कोड तैयार किया गया है। पुलिस थाना बगाना के तहत राजली जटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष से तरसेम लाल निवासी राजली जटा डाकघर लठियानी तहसील बगाना जिला ऊना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते कल उन्होंने अपनी जमीन के साथ लगती सरकारी जमीन पर रास्ता साफ किया और घास इत्यादि काटा। जब वह दोपहर को घर लौटे तो गांव के रामलाल, सुदेश कुमारी, शीला देवी ने उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी रामपाल ने दरार से हमला किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।
वहीं दूसरे पक्ष से रामलाल निवासी राजली चड्ढा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उनके गांव के तरसेम लाल और उसकी पत्नी निर्मला देवी व बेटे सुरेंद्र कुमार ने बीते कल उनके खेत से गेहूं काट ली। उस समय वे घर पर नहीं थे। वह स्कूटी पर लठियानी बाजार को घरेलू सामान लेने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान आरोपियों ने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसे पत्थर भी मारे, साथ ही उसकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मोबाइल भी टूट चुका है। मारपीट में उसके सिर, बाजू व हाथों में चोट आई है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शिमला विधानसभा बजट सत्र में स्कूली बच्चे भी पहुंच रहे हैं। स्थानीय स्कूलों के बच्चों को विधायकों के साथ बैठकर विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर मिला। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को लोकतंत्र के महत्व और सरकारी प्रक्रियाओं से अवगत करवाने के उद्देश्य से किया गया है। बच्चों ने विधानसभा में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक अनमोल अवसर है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमने यह भी सीखा है कि विधायकों के फैसले हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और हम भविष्य में अच्छे नागरिक बनने के लिए और भी जागरूक रहेंगे। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर बच्चों के सवालों का भी स्वागत किया गया। कई बच्चों ने सरकार की योजनाओं और उनके कार्यों के बारे में भी प्रश्न पूछे। बच्चों का यह सवाल जवाब सत्र बेहद उत्साहजनक देखा गया। हम लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल की छात्राएं हैं, +2 ह्यूमैनिटीज़ से आए हैं एंड वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ते आए हैं और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम असल में देख पा रहे हैं कि असलियत में क्या होता है और जो हम पढ़ते हैं और वो असलियत में कितना डिफरेंस है एंड व्हाट एक्चुअली इज़ द रियलिटी। डेफिनेटली हमारे पास ऐसे बहुत हमारी छात्राएँ हैं जो आगे सभा में आना चाहेंगी, विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी जाना चाहेंगी। तो इट इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर अस सो दैट द पीपल जो आगे जाके यहाँ आना चाहते हैं वो देख पाएँ कैसे हो सकता है और हम इंस्पायर हो सके आगे। फर्स्ट टाइम आई फील अंदर एक डिबेट, जैसे हम डिबेट स्कूल में करते आए हैं, अंदर भी वैसा ही माहौल रहेगा जहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। हमें असलियत पता चलेगी, जो भी योजनाएं हैं वो कहाँ तक सफल हो पाई हैं। तो हम एक डिबेट का माहौल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंदर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल ने एम्स से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एम्स केंद्र की देन है। बिंदल ने कहा कि एम्स के निर्माण और उसके संचालन में हुई ढिलाई से प्रदेश की जनता को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सही तरीके से लागू करने में राज्य सरकार की लापरवाही के कारण स्वास्थ्य सेवा में कोई सुधार नहीं हुआ है। बिंदल ने कहा कि एम्स जैसी महत्वपूर्ण संस्थान की सुविधाएं प्रदेश की जनता के लिए एक उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संबंधी मामलों का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनने जा रहा है। माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो। हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिया। न केवल दिया, थोड़े से समय के अंदर उसको और एक मॉडल संस्थान के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया। आज लगभग 3000 करोड़ रुपया उस संस्थान पर व्यय हो चुका है। सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स वहाँ शुरू हो गए हैं और इस बार माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जो 6 मार्च को प्रवास हुआ, वो प्रदेश के लिए एक नायाब तोहफे के रूप में है। कैंसर जिस तरह से तेज गति से देश में, प्रदेश में बढ़ रहा है, उसके इलाज के लिए, उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए और पहला सरकारी क्षेत्र में पेट स्कैन, वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए माननीय जेपी नड्डा जी ने समर्पित किया। पेट स्कैन का समर्पित करना, वायरोलॉजी की पहली लैब हिमाचल प्रदेश के अंदर उसका शिलान्यास करना, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन
सराय भवन के निर्माण का शिलान्यास भूमि पूजन करना और सस्ती दवाइयों के 3 संस्थान 3 शॉप्स एक साथ खोलना, जहां पर क्वालिटी चीप मेडिसिन लोगों को मिले। और ये सारा काम एक दिन में किया, परंतु दुख की बात कि वो काम तो प्रदेश की जनता के लिए, मरीजों के लिए, और कांग्रेस पार्टी इतनी आहत है उस काम से। पेट स्कैन लग गया, उससे कांग्रेस पार्टी को इतराज है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आधा हिमाचल आजकल इलाज कराने जाता है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन जिला, ये सारा क्षेत्र आजकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में इलाज कराने जाते हैं। परंतु कांग्रेस के नेताओं को ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जो जन सेवा है ये हजम नहीं हो रहा। और माननीय जेपी नड्डा जी अपने मंत्रालय के माध्यम से लगातार हर 2-3 महीने बाद कोई नया गिफ्ट, नई चीज और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को देते हैं। उसके कारण जिस तरह की बेचैनी कांग्रेस के नेताओं के अंदर पनपी है वो समझ से परे है। पता नहीं, हमें ऐसा लगने लगा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से ही उनको नफरत हो गई है और कहीं जो तालाबंदी का दौर पूरे हिमाचल में कांग्रेस ने शुरू किया है, उस तालाबंदी के दौर के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर उनके निशाने पर तो नहीं, इसीलिए वो लोग सड़क पर उतरकर अनर्गल प्रचार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के खिलाफ कर रहे हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर पंजीकरण की प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। जानकारी देते हुए भर्ती कार्यालय शिमला के भर्ती निर्देशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि सभी योग्य उम्मीदवारों को भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर में जो नौजवान हैं उनको भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए जिम्मेदार है। आज आपको हम साल 2025-26 में होने वाली भर्ती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत साल 2025-26 में जो भर्ती होनी है उसके लिए नोटिफिकेशन 12 मार्च मतलब आज से जारी हो गई है। अभी सभी कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और ये 10 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th और 10th पास, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर स्टोर कीपर ट्रेड्स के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस साल कैंडिडेट्स 2 ट्रेड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया गया है। जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2 भाग में की जाएगी। पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीई में जितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ केंद्र दिए हुए हैं। उनमें से इन्हीं 4 जिलों में कोई केंद्र होगा, वो उसके लिए जो भी उनका नज़दीकी है उसको चुन सकते हैं और जो भी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से उन्हें वो केंद्र दे दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको डेट दी गई है और जो केंद्र दिया गया है आपको उस दिन वहाँ पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कोई डेट एडजस्ट नहीं हो सकती है, आपको वो एग्ज़ाम उसी दिन देना पड़ेगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसी वेबसाइट पे जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर आपके प्रैक्टिस करने के लिए सैम्पल टेस्ट दिए गए हैं। कैंडिडेट्स पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम के लिए आ सकते हैं। ऑनलाइन सीई की डेट अभी आनी बाकी है, वो बाद में इंटीमेट करी जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स अग्निवीर क्लर्क
और स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें एक टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा जो ऑनलाइन सीई के दौरान ही होगा। उस टाइपिंग टेस्ट में उनको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। जितने कैंडिडेट्स ऑनलाइन सीई को पास करेंगे उन्हें ही रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे भाग में जो रिक्रूटमेंट रैली हो रही है उसमें हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे और इंटरव्यू होगा। इन सभी टेस्टों के दौरान जो इनको पास करना है उसके बारे में पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के अंदर बहुत ही डिटेल में दी गई है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी आज मीडिया से रूबरू हुए और विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं सतीश चौधरी ने प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल समाप्त होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पटवारी और कानूनगो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिससे आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब हड़ताल समाप्त होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। स्टेट कार्डर बनने से तुरंत जो है इनके प्रमोशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इन्होंने जो है बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लिया है और इनके आंदोलन वापस लेने से आम जनता को जो है एक जो असुविधा हुई है उससे भी छुटकारा हुआ है। और जो बाकी इनकी और कुछ और मांगे हैं उनके ऊपर भी हमने पहले हमारी कमेटी बलवान कमेटी के नाम से इनके साथ लंबी चर्चा हुई। जो रिकमेंडेशंस बलवान कमेटी ने किए उसमें से बहुत सी मांगे तो हमने मान भी लिया और एक आध जो मुद्दे हैं उनके ऊपर अभी और विचार करने की जरूरत है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का पटवार एवं कानूनगो महासंघ की ओर से स्वागत करता हूं और मेरा नाम सतीश चौधरी, राज्य अध्यक्ष संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ। आज महासंघ के समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों 5 डिस्ट्रिक्ट थे, तो रात को हमने वर्चुअल करके ये डिसीजन लिया था कि हम इस शर्त पे वापस ले लेंगे कि जब तक हम माननीय सीएम महोदय, माननीय डीएलएम महोदय जी बैठे हैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आज सब ने हमें मतलब लीगली भी क्लियर कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया कि आपका कोई भी हित प्रभावी नहीं होएगा। इसलिए आज इस आशा के साथ मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो को यहाँ से ये अनाउंस करता हूँ कि हमने आज से अपनी स्ट्राइक को, निश्चितकालीन स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया और हम अभी से करते रहे। हम सरकार के साथ है, पहले भी साथ थे, डिजास्टर में हम लोगों के साथ होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने जब छोटा सा आंदोलन अपना ऑनलाइन कार्य करने का छोड़ा था कि संसाधनों की कमी, तब भी हम डिजास्टर का काम करते रहे। तो मैं पुनः माननीय अपने राजस्व मंत्री जी को महासंघ की ओर से आश्वासन दिलाता हूं कि सर, लोगों में जो हमारे विभाग के प्रति नेगेटिविटी है, आप हमें संसाधन दो और हम दिन इसी डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे। लोगों की भावना जुड़ी हुई है, तो इसको हम जितनी नेगेटिविटी है इसको पॉजिटिविटी में बदल के रहेंगे। ये मेरा माननीय राजस्व मंत्री जी से वादा है कि आप हमें संसाधन दो, हम काम करने को तैयार हैं। हाँ, कोई दबाव की बात नहीं है और पैसे भी पटवारी कानून को दबाव में दबते नहीं है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई निशानदेही करते हैं तो 100-150 लोग खड़ा होता है और पटवारी बगैर पुलिस से उनको सेटिस्फाई भी कराता है और अपना बन्ना भी गाड़ के आता है।